हेलो स्टूडेंट्स। सो हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था हाइड्रोकार्बन्स में कि इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है ना। एंड और हमने क्या क्या पढ़ा था, उसमें पढ़ा था हमने एल्केन्स के बारे में कि लाइक हमारे एल्केन्स जो है वो क्या होते हैं, है ना, क्या उनकी स्ट्रक्चर होती है एंड उनकी हमने प्रिपरेशन पढ़ी थी कि भाई कैसे हमारे जो एल्केन्स है वो प्रिपेयर होते हैं। ठीक है, सो यहाँ तक हमने कर लिया था। अब हमारे पास क्या आता है, जो हमारे एल्केन्स है उनकी क्या है कि भाई उनकी क्या केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, सो अब हम पढ़ने वाले हैं हमारे एल्केन्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे, फिजिकल प्रॉपर्टीज से। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। ठीक है, ओके। सो हमारी पहली क्या प्रॉपर्टी होती है, जो हमारे एल्केन्स है ना वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, उनमें कोई भी कलर नहीं होता, एल्केन्स आर कलरलेस। ठीक है, सेकंड हमारी होती है कि जो हमारे एल्केन्स होते हैं उनमें कोई भी स्मेल नहीं आती। ठीक है, क्या होते हैं एल्केन्स, ओडरलेस होते हैं। ठीक है, एंड थर्ड हमारी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि जो हमारे एल्केन्स हैं वो ऑलमोस्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। क्या है, एल्केन्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब आप सबको पता ही होगा पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ओके, नहीं पता तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जो आपके पोलर मॉलिक्यूल होते हैं ना उनमें क्या होता है कि लाइक पोलैरिटी प्रेजेंट हो, पोल्स प्रेजेंट हो, या फिर कह लो कि उनमें जिन मॉलिक्यूल्स में चार्ज प्रेजेंट होता है वो आपके होते हैं पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब जैसे कि आप ऐसे समझ लो कि लाइक हमारा जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है ना। तो ये मान लो कि जहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, उस पर चार्ज प्रेजेंट होगा ना, वो आपका पोलर कंपाउंड्स होगा। अब आप कहोगे कि मैम चार्ज तो आयनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट होता है, आयनिक बॉन्ड्स में होता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स में थोड़ी होता है। हाँ, वहां पे होता है। आयनिक बॉन्ड में जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो कंप्लीटली चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड में जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो हमारा होगा पार्शियल चार्ज प्रेजेंट, यानी कि पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव की फॉर्म में हमारे पास चार्ज प्रेजेंट होगा। वो आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि अब आप देखिए और अच्छे से मैं आपको बताती हूँ। लाइक हमारे क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, एक होते हैं हमारे पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। कौन से होते हैं, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, और दूसरा हमारे पास होते हैं नॉन पोलर। ठीक है, अब हमारे पोलर में मैंने आपको क्या बताया था, जिनमें चार्ज प्रेजेंट हो। यहाँ पे ना एक और प्रॉपर्टी आती है, आपने चैप्टर 3 में भी पढ़ा होगा, केमिकल बॉन्डिंग में आपको बहुत अच्छे से समझाया, आपने 10th में पढ़ा होगा। क्या आता है वो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को EN से लिख रही हूँ, समझ जाना। तो आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो प्रॉपर्टी होती है ना उसका यहाँ पे बहुत मेन रोल होता है पोलर कंपाउंड्स में। अब क्या होती है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो प्रॉपर्टी होती है, वो क्या पढ़ी थी आपने, ये होती है टेंडेंसी ऑफ एन एटम। क्या होती है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ। ठीक है, क्या मतलब है इसका, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी ना उसके पास ऐसी पावर होती है कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स को है ना खुद की तरफ खींच लेता है। ठीक है, सो ये आपके होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ पे जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, HCl का ही ले लो, HI का भी ले सकते हैं, हम यहाँ पे HCl का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारा जो क्लोरीन, आप सबको ही पता है क्लोरीन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हमारा जो क्लोरीन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी वजह से ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स खुद की तरफ खींच लेगा। ठीक है, क्लोरीन है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसे जो आपके कंपाउंड्स होते हैं ना जहाँ पे खींचातानी हो रही, भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसकी ज्यादा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा हो दो एटम्स के बीच में, सो वो आपके होते हैं पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल पे। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आपके कौन से होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, वो होते हैं आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब जैसे कि आपका जो कार्बन एंड हाइड्रोजन है, ठीक है, अब इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, तो ये जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे ना ही कोई चार्ज प्रेजेंट है, तो ये आपका क्या हो जाता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके होते हैं पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, हमारी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, नेक्स्ट है कि जो हमारा वैंडरवाल फोर्सेज होता है वो क्या होता है, वीक वैंडरवाल फोर्सेस। ठीक है, अब जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा, एक आपने पढ़ा था आयनिक कंपाउंड्स में जो कौन सा होता है आपका, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये बहुत ही वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, वो आपने आयनिक कंपाउंड्स में पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या, जो वंडरवॉल फोर्सेज है ना वो वीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि जो स्टार्टिंग एल्केन्स बिहेव एज गैसेज,
क्या मतलब हुआ इसका? जैसे कि जो आपके एल्केन्स होते हैं ना, लाइक जैसे कि आप मान लो कि जो आपका कार्बन एटम है ये 1 to 5 तक प्रेजेंट है, एक कार्बन एटम प्रेजेंट है, 2 है, 4 है, ठीक है। तो 1 to 5 कार्बन एटम प्रेजेंट हुए तो इसका मतलब क्या है, जो आपके एल्केन्स है ना वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, वो आपके एल्केन्स बिहेव करेंगे गैसेज की तरह, ठीक है। और अगर आपकी जो कार्बन है वो 5 से ऊपर हो, 5 to 17 तक के में प्रेजेंट है, लाइक 11 कार्बन एटम प्रेजेंट है, 15 कार्बन एटम प्रेजेंट है, 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है ना। सो ऐसे अगर आपके कार्बन एटम इतने प्रेजेंट हो तो वो एल्केन्स किसकी तरह बिहेव करेंगे, वो आपके जो एल्केन्स है वो लिक्विड की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। और अगर आपके कार्बन एटम 17 से ऊपर हो, ठीक है, तो वो आपके कैसे बिहेव करेंगे, वो आपके करेंगे सॉलिड की तरह बिहेव। क्या लिख देंगे, हायर एल्केन्स आर बिहेव एज, किसकी तरह करेंगे, मैंने बताया था सॉलिड्स की तरह, ठीक है। 17 से ज्यादा कार्बन प्रेजेंट होंगे तो आपके सॉलिड की तरह बिहेव करेंगे। एल्केन्स अगर 17 से कम होंगे, 5 to 17 के बीच में होंगे तो लिक्विड की तरह बिहेव करेंगे, और अगर 5 से कम होंगे तो आपके गैस की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। सो अब ये हमने पढ़ लिया कि वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेज जो है वो हमारे यहाँ पे एल्केन्स में वीक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, वो क्या आती है कि जो आपका मोलिकुलर मास बॉइलिंग पॉइंट क्या आती है कि अगर आपका मान लो मोलिकुलर मास जो है, मोलिकुलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, चलो डायरेक्टली लिख लो ना, जो आपका मोलिकुलर मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ इस प्रॉपर्टी का, इसमें ये क्या कह रहा है कि आपका मोलिकुलर मास, अब जैसे कि सिंपली ऐसे समझ लो कि अगर आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज हो, यानी कि जितने ज्यादा कार्बन प्रेजेंट हो उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपका ज्यादा होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज तो आप क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा, है ना, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, ठीक है। सो ये आपके बॉइलिंग पॉइंट में आता है। अब एक और चीज मैं आपको समझाती हूँ, देखना, देखिए, चलो इसको हटा देते फिर मैं अच्छे से बताती हूँ। मोर ब्रांच्ड चेन्स, ठीक है। नेक्स्ट है सरफेस एरिया डिक्रीज, नेक्स्ट है वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस, ठीक है, जिससे आपका क्या होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, आप देखिए इसमें क्या है कि अगर आपके जो कार्बन एटम है ना वो मान लो चेन में प्रेजेंट है, कैसे, चेन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इनका जो है सरफेस एरिया क्या है, ये ज़्यादा सरफेस एरिया ले रहे हैं तो इनका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, कार्बन एटम ज़्यादा प्रेजेंट है तो उससे क्या होगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, ठीक है। बट यहाँ पे ये क्या कह रहा है, अगर आपके कार्बन एटम्स ब्रांच फॉर्म में प्रेजेंट हो, कि उसने चेन बना रखी है ब्रांच फॉर्म में, अगर आपका कार्बन एटम प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, ये आपका जो सरफेस है वो कम ले रहा है, तो इससे क्या होगा, आपका जो सरफेस एरिया है, ठीक है, वो डिक्रीज होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, उसकी वजह से आपका जो वैन डेर वाल्स फोर्सेज है वो भी वीक हो जाएंगे, और जिसकी वजह से आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आया समझ। तो इसमें बेसिकली क्या है कि अगर आपके चेन की फॉर्म में, लॉन्ग चेन की फॉर्म में आपके कार्बन आइटम्स प्रेजेंट है, जितने ज्यादा कार्बन आइटम प्रेजेंट उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, बट अगर वो ब्रांच चेन में प्रेजेंट है तो उसका क्या है, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वैन डेर वाल्स फोर्सेज भी डिक्रीज होगा और आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम हो जाएगा, ठीक है। अब हम हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो हमने ये तो पढ़ ली थी बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बातें, अब हम पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, कि आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, देखिए ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। फर्स्टली किस पे करता है, ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन मोलिकुलर मास, कि जो आपका मोलिक्यूल है ना उसका मोलिकुलर मास क्या है, ठीक है। सेकेंडली ये डिपेंड करता है कि हाउ द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज, यानी कि जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो किस फॉर्म में अरेंज है, किस फॉर्म में पैक्ड है, पैक्ड इन लैटिस स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या मतलब है इसका, आपका फर्स्टली तो ये देखेगा कि आपके जो आपका मॉलिक्यूल है उसका क्या मॉलिक्यूलर मास होगा, ठीक है। सेकेंडली ये क्या देखेगा, जो आपके मॉलिक्यूल्स है वो किस फॉर्म में अरेंज है, लाइक मान लो कि अगर आपके जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत दूर दूर प्रेजेंट है तो उससे भी आपके जो मेल्टिंग पॉइंट पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। और आपके जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत पास पास प्रेजेंट है, ठीक है, बहुत ही पास में क्लोजली प्रेजेंट है तो उससे भी आपके मेल्टिंग पॉइंट पे फर्क पड़ता है, ठीक है। सो ये आपका होता है मेल्टिंग पॉइंट। अब हम नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी पे आते हैं। सोल्युबिलिटी, ठीक है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है, सिंपल सा है। इसमें आप एक चीज याद रख लो, क्या, लाइक डिजोल्व लाइक, ठीक है।
सिंपली कैसे याद कर लो इसको कि अपने ही अपनों को पसंद करते हैं, एक तो इससे, या फिर ये कह लो कि भाई अपने ही अपनों को डुबाते हैं, है ना। तो ऐसे ही लाइक डिजो लाइक, तो आप ऐसे कह सकते हैं याद करने के लिए, भाई नहीं किसी बच्चे को याद हो रहा तो सिंपली इस तरह याद कर लो कि अपने ही अपने को पसंद करते हैं या फिर अपने ही अपनों को डुबाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना एक मेन चीज जो है वो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, क्या है, आपके जो पोलर कंपाउंड्स जो होंगे ना, क्या होंगे, जो पोलर कंपाउंड्स होंगे वो सोल्यूबल होंगे पोलर उसमें सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन, ठीक है। जो आपका पोलर कंपाउंड्स पोलर में ही सोल्यूबल होंगे एंड जो आपके नॉन पोलर कंपाउंड्स है वो नॉन पोलर में ही सोल्यूबल होंगे, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, अपनी कॉपी में नोट कर लो, सोल्यूबल इन नॉन पोलर, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि भाई पोलर वाला नॉन पोलर में सोल्यूबल हो रहा है और नॉन पोलर वाला पोलर में सोल्यूबल हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो ये आपकी होती है सोल्युबिलिटी। अब यहाँ पे ना एक क्या आता है कि जो आपके एल्केन्स होते हैं ना वो नॉन कोवेलेंट कंपाउंड्स है, ठीक है। तो क्या है, ये डिजोल्व होते हैं नॉन पोलर कंपाउंड्स में, ठीक है। एल्केन्स क्या है, आपने पढ़ा ना, एल्केन्स आपके नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं, तो ये किस में डिजोल्व होंगे, नॉन पोलर में होंगे, मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कई बार कि एल्केन्स आर soluble in water, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसका आंसर आएगा कि एल्केन्स है वो सोल्यूबल नहीं होते वाटर में। क्यों नहीं होते, क्योंकि बिकॉज आपका जो वाटर है ना ये एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है। क्या है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। आपका जो वाटर है ये नॉन पोलर कंपाउंड नहीं है और आपके एल्केन्स नॉन पोलर है, ठीक है। तो ये वाटर में डिजोल्व नहीं होते, ठीक है। अब जैसे कि आप एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि आप अगर मान लो ऑयल को वाटर में वो करोगे, ठीक है, मिलाओगे, तो क्या वो मिक्स होता है, नहीं होता ना। कभी भी आप एक गिलास में पानी लोगे उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के देखना, वो कभी भी मिक्स नहीं होंगे, सोल्यूबल नहीं होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि अलग अलग एक पोलर कंपाउंड है और एक नॉन पोलर कंपाउंड, वो अपना ऑयल अलग दिखेगा पानी के ऊपर और वो जो पानी है वो अलग रहेगा, ये कभी भी सोल्यूबल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि एल्केन्स है वो क्या वाटर में सोल्यूबल होते हैं, तो नहीं होते, क्योंकि आपका जो वाटर है वो पोलर कंपाउंड होता है, ठीक है। अब हम हमारी नेक्स्ट एंड लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं, वो है डेंसिटी, ठीक है। क्या होती है डेंसिटी, डेंसिटी होती है आपकी मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आपकी जो डेंसिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, मास के, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाती है, वॉल्यूम के, ठीक है। अब यहाँ पे ना क्या होता है, जो आपकी डेंसिटी है ना वो एक पॉइंट पे आके कांस्टेंट भी हो जाती है, और वो कब होती है कांस्टेंट, जब वो 0.8 समथिंग पे जब आती है तो आपकी जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये आपकी होती है डेंसिटी। अब हम आते हैं हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। ओके, सो अब हम शुरू करते हैं हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप ना 4 बेसिकली रिएक्शन पढ़ोगे, कौन कौन सी, एक होगी आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरी आपकी होगी कंबसन रिएक्शन, एंड थर्ड इज आइसोमराइजेशन एंड एक एरोमेटाइजेशन, ठीक है। एंड लास्ट इज रिएक्शन विद स्टीम, ठीक है। सो हम इनको वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। ये हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है, इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि ये मान लो कि किसी एक की जगह कोई दूसरा जगह ले लेता है, उसी को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। लाइक मान लो कि मेरी जगह कोई और ले रहा है तो इसको हम क्या कह देंगे, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम एक लेते हैं, देखिए आपने ना पहले प्रिपरेशन में पढ़ा था, हमने प्रिपरेशन में क्या पढ़ा था कि आप क्या कर रहे थे कि एल्काइल हैलाइड सॉरी हाँ एल्काइल हैलाइड से आप एल्केन बना रहे थे वहां पे, ठीक है। और यहाँ पे अब आपको क्या करना, अपोजिट करना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, यहाँ पे आपको क्या करना, एल्केन से एल्काइल हैलाइड बनाना है, ठीक है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारी क्या है, हैलोजिनेशन, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल्केन से एल्काइल हैलाइड बनाएंगे, और प्रिपरेशन में हमने क्या किया था, एल्काइल हैलाइड से हमने एल्केन फॉर्म किया था। ओके, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम क्या लेंगे, एक तो एल्केन लेंगे, ठीक है, और दूसरा हम लेंगे हैलोजेंस। कौन कौन से होते हैं हमारे हैलोजेंस, पता ही होगा आप सबको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। तो हम ये लेंगे और हम हमारी रिएक्शन करवाएंगे किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस में हम हमारी रिएक्शन प्रोसीड करवाएंगे, ठीक है, या फिर यूवी लाइट भी,
ओके, तो यहाँ पे बेसिकली पता क्या होगा, यहाँ पे आपके क्या होगा, चलो स्टेप में बाद में आपको बताऊंगी, आप ऐसे कर लो। फर्स्टली ये समझो, जैसे कि हमने ये लिया एल्केन, ये हमारा क्या हो गया, मीथेन है, ठीक है। और हमने क्या ले लिया, हेलोजन Cl2, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा आपका, एक तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, जो आपका एक क्लोरीन है वो तो कार्बन के पास चल जाएगा और दूसरा क्लोरीन आपका हाइड्रोजन के पास चल जाएगा, ठीक है। और हम हमारी रिएक्शन करवाएंगे किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, जिसको आप HNU से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, एक हाइड्रोजन हमारा चला गया ना, और यहाँ पे एक Cl अटैच हो गया और यहाँ पे एक HCl बन गया, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हमारा एल्काइल हैलाइड, इसको आप ऐसे लिख लो CH3Cl। तो ये आपको आपका एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है ना, आपकी जो ये रिएक्शन है ना, ये कंट्रोल नहीं होती इजीली, ठीक है। बहुत जल्दी हम इसको कंट्रोल नहीं करवा पाते और ये ना क्या करती है, दोबारा से रिएक्ट करने लग जाती है, ठीक है। तो ये दोबारा से रिएक्ट करेगी और Cl2 से, और फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करवा देगी, फिर से रिएक्ट करेगी, फिर दूसरा हाइड्रोजन हटा देगी, फिर रिएक्ट करेगी, फिर तीसरा हाइड्रोजन हटा देगी, ठीक है। और ऐसे ही जब तक आपके सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर देगी तब तक ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी, ठीक है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं यहाँ पे कि जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे ना, आपको उतने ही प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे आपको पता क्या, यहाँ पे एक जो इंटरमीडिएट बनता है जब आप मैकेनिज्म करवाते हैं, तो यहाँ पे जो आपका इंटरमीडिएट है ना, वो आपको मिलता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जो है ये आपका इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकला था, ठीक है, तो यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन है वो फ्री रह गया, तो वो जो फ्री रह गया वो आपका है फ्री रेडिकल, ठीक है। सो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट आपका फॉर्म होता है वो होता है फ्री रेडिकल, ठीक। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। जैसे कि ये हमारा मीथेन है और ये हमने लिया क्लोरीन, हमारी रिएक्शन करवाई HNO की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिला, मैंने आपको पीछे समझाया था। तो हमें यह मिल जाएगा, एक हाइड्रोजन हट जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, तो हमें मिल गया CH3Cl प्लस में HCl, ठीक है। अब ये रिएक्शन फिर से होगी सेकेंड टाइम। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से क्लोरीन आएगा और हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी, एक हाइड्रोजन और आपका चला गया और आपके यहाँ पे 2 क्लोरीन ऐड हो गए, ठीक है। अब फिर से होगा, क्योंकि यहाँ पे जब तक आपके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे तब तक आपकी रिएक्शन क्या है, प्रोसीड करती रहेगी, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, CHCl2 प्लस HCl, जिसको आप क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट स्टेप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब आपके पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बचा है, तो ये हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो गया और आपको क्या मिल जाएगा, CCl4, सॉरी यहाँ पे 3Cl आएंगे, है ना, और प्लस में HCl, ठीक है। तो ये आपके 4 प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं। ये आपकी होती है पहली रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं हेलोजिनेशन के थ्रू। इसको हम ये क्या करवाया हमने यहाँ पे, क्लोरीनेशन करवाया, ठीक है। किसके प्रेजेंस में होता है आपका क्लोरीनेशन, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। अब आप कहोगे मैम आपने क्लोरीनेशन के साथ करवा दिया, क्लोरीन के साथ करवा दिया, ब्रोमीन के साथ करे तो आयोडीन के साथ, हाँ तो उनके बारे में भी हम यहीं पे सारा पढ़ेंगे। मान लो अगर हम ब्रोमिनेशन करवाते हैं, ठीक है, ब्रोमिनेशन में क्या होता है, जो आपकी रिएक्शन है ना वो बहुत ही स्लो होती है। रिएक्शन तो सेम होगी जैसे क्लोरीनेशन की हुई, बट यहाँ पे जो आपकी रिएक्शन है ना वो स्लो रिएक्शन होगी, ठीक है, कंपेयर टू क्लोरीनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम जल्दी से नहीं करवाते क्योंकि वो रिएक्शन स्लो होती है। अब हम देख लेते हैं आयोडीनेशन में। अगर हम आयोडीनेशन करवाएंगे, आयोडीनेशन तो उससे भी स्लो है, वेरी स्लो रिएक्शन, ठीक है, एंड रिवर्सिबल भी है ये। अभी बताती हूँ कैसे है। जैसे कि मान लो सपोज कर लो हमने ये रिएक्शन करवाई, एल्केन लिया हमने, हेलोजन लिया, ठीक है, आयोडीन ली हमने, आयोडीनेशन करवा रहे हैं, और हमें क्या मिल जाता है यहाँ पे, एक मिल गया हमें एल्काइल हैलाइड और ये HI। अब यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो आपका HI है ना ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ये HI बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, रिएक्शन को ना रिडक्शन करवाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है ना रिवर्सिबल हो जाएगी, दोबारा से रिएक्शन शुरू होने लग जाएगी, क्योंकि ये रिड्यूस करवाने लग जाएगी रिएक्शन को। तो हमें इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में हम हमारी ये रिएक्शन करवाएंगे तो उससे क्या होगा, ये जो हमारा जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये रिड्यूस नहीं करवा पाएगा और जो हमारी रिएक्शन है वो रिवर्सिबल नहीं होगी। जैसे कि आपके स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में आपके आ गए HiO3 या फिर आप कह लो कि HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन कराएंगे तो ये रिएक्शन हो भी जाएगी और दूसरा ये रिवर्सिबल नहीं होगी, ठीक है। सो ये होती है आपकी आयोडीनेशन रिएक्शन। अब आपका आता है बचा है कौन सा, फ्लोरीनेशन रिएक्शन, है ना। इसमें क्या होता है, फ्लोरीनेशन, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे क्या है, ये जो आपकी रिएक्शन होती है ये बहुत ही वॉयलेंट रिएक्शन होती है, ठीक है, टू वॉयलेंट रिएक्शन।
फ्लोरिनेशन रिएक्शन में आपके बहुत ही वॉयलेंट रिएक्शन होते हैं और इसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, इट कैन नॉट बी कंट्रोल इजीली, ठीक है। इस वजह से हम इस रिएक्शन को जल्दी से प्रेफर नहीं करवाते, इसीलिए क्लोरिनेशन बेस्ट होती है। बेसिकली हम करवाएं हेलोजिनेशन से। फ्लोरिनेशन में बहुत वॉयलेंट रिएक्शन होते हैं, हम इसको इजीली करवा नहीं पाते। ब्रोमिनेशन वो आपकी स्लो रिएक्शन होती है और आयोडीनेशन है ये उससे भी स्लो होती है। दूसरा वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, अगर उसमें आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं लोगे तो वो जो आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो फॉर्म होता है वो क्या हो जाएगा, आपका रिएक्शन को रिवर्स करवा देगा, ठीक है। तो ये आपकी हो गई हेलोजिनेशन में हमने कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, रिएक्टिविटी देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे, रेट ऑफ रिएक्टिविटी नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे एल्केन्स का, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्केन्स विद हेलोजेंस, ठीक है। हेलोजेंस के साथ क्या रेट ऑफ रिएक्शन होता है एल्केन्स का वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले फ्लोरीन, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है ना, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन एंड फिर आयोडीन। तो ये आपका होता है रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर, ठीक है। फ्लोरीन आपका सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है एंड आयोडीन आपका सबसे कम रिएक्टिव है, ठीक है। सो ये आपकी हो गई रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्केन्स। ओके, अब आपके यहाँ पे हेलोजिनेशन में एक और चीज आती है, वो क्या आता है, रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एल्केन्स इज। तो ये किस पे डिपेंड करता है बेसिकली, ये पता है, ये डिपेंड करता है ऑर्डर पे, ठीक है। जैसे कि मान लो आपके जो टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी हो गए, तो इनमें जो सबसे ज़्यादा स्टेबल, ठीक है, तो ये उस ऑर्डर पे डिपेंड करता है। जैसे कि ये आपका है टर्सरी रेडिकल, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर ये आपका है सेकेंडरी, ये उससे कम स्टेबल होगा। फिर ये आपका है प्राइमरी, ये उससे भी कम स्टेबल होगा। और फिर आपका आ जाता है ये रेडिकल है मिथाइल, ये सबसे कम होगा। अब यहाँ पे टर्सरी सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों होगा, ये इसीलिए होगा क्योंकि मोर स्टेबल बिकॉज ये क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट जो होता है ना वो शो करता है, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। और दूसरा ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ठीक है। अब देखिए जिसके पास ज़्यादा एल्काइल ग्रुप, ये आपके एल्काइल ग्रुप है ना, तो जहाँ पे ज़्यादा एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। तो पहला तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, दूसरा क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, ठीक है। इसी वजह से जो आपका टर्सरी रेडिकल है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद सेकेंडरी होता है। अब आपको पता होगा ना टर्सरी में क्या कौन सा होता है, कार्बन के टर्सरी वो होते हैं जिसमें एक कार्बन से 3 कार्बन लगे हो, ठीक है। तो ये आपके होते हैं टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो इस ऑर्डर पे आपका ये जो है डिपेंड करता है, ठीक है। तो बेसिकली आप एक और ये चीज लिख सकते हो, एक मिनट, क्या कह सकते हो आप, रेट ऑफ रिप्लेसमेंट इज हाईएस्ट फॉर द टर्सरी एल्केन्स, ठीक है। जो रेट ऑफ रिप्लेसमेंट है वो टर्सरी एल्केन्स का सबसे ज़्यादा होता है। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल फ्री रेडिकल। यहाँ पे क्या होता है, आपका जो फ्री रेडिकल जो फॉर्म होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल फॉर्म होता है, ठीक है, एज ए इंटरमीडिएट, ठीक है। सो ये आपकी हो गई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें हमने पढ़ लिया क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, फ्लोरिनेशन, ठीक है। और इनका जो रेट है रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन का, ये रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्केन्स का, ये सब हमने पढ़ लिया। सो ये आपकी हो गई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन जो आती है वो है कंबशन रिएक्शन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारी आती है कंबशन रिएक्शन सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, आपके एक होती है आपकी कंप्लीट कंबशन रिएक्शन, ठीक है, और दूसरी होगी आपकी इनकम्प्लीट कंबशन रिएक्शन। वैसे आपने ये 10th में पढ़ लिया है, आपने पढ़ाई होगी 10th में। हम क्या करवाते हैं, एल्केन्स को जब हम हीट कराते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है, एक CO2 मिलता है और एक वाटर मिलता है, ठीक है। ओके, सो हम फर्स्टली हम देखते हैं कंप्लीट कंबशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें आप क्या करोगे, एल्केन को हीट कराओगे, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ एयर या फिर O2 डाई ऑक्सीजन जैसे, ठीक है।
एल्केन्स को आप डाई ऑक्सीजन या एयर की प्रेजेंस में हीट करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, वो क्या होगा, आपको जो एल्केन्स जो है ना वो क्या होंगे, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, ठीक है, टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होके हमें क्या देंगे, हमें एक तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा और एक हमें वाटर मिल जाएगा विद इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। क्या मतलब हुआ, यानी कि ये जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पे ना बहुत ही लार्ज अमाउंट में जो आपकी हीट है वो रिलीज होगी, ठीक है। अब हीट रिलीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। तो इस रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं, ये जो हमारी रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लार्ज अमाउंट में जो आपकी हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। और वो जो आपकी हीट रिलीज होती है ना उसकी वजह से क्या है, जो एल्केन्स को आप ना फ्यूल की तरह भी यूज कर लेते हो, ठीक है। ओके, तो अब हम एक रिएक्शन के थ्रू देखते हैं। जैसे लेट्स सपोज हमने ये ले लिया हमारा एल्केन, ठीक है, हमने एयर की प्रेजेंस में या फिर डाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारी रिएक्शन प्रोसीड करवाई और उसको हमने हीट करवाया, तो हमें क्या मिला, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला, दूसरा हमें मिला वाटर, ठीक है। क्या हीट आई इसकी आपकी, -890 किलो जूल पर मोल। आपकी जो हीट जो रिलीज हो रही है ना रिएक्शन में वो बहुत लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई कंप्लीट कंबशन रिएक्शन। यहाँ पे आपने क्या किया, आपने यहाँ पे हाईली अमाउंट में क्या है सब कुछ प्रोवाइड करवाया, जिससे आपको क्या मिला, CO2 एंड H2O आपको मिल गया, ठीक है। अब हम करवाएंगे इनकम्प्लीट कंबशन रिएक्शन। यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आप सफिशियंट अमाउंट में क्या है एयर और जो ऑक्सीजन जो है आप प्रोवाइड करवाओगे, ठीक है। क्या करोगे आप, एल्केन्स विद इनसफिशियंट अमाउंट, ठीक है, यानी कि सफिशियंट अमाउंट में आपको प्रोवाइड नहीं करवाना जब रिएक्शन नहीं करवानी है, इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ एयर या फिर डाई ऑक्सीजन, ठीक है। और हमें क्या मिलेगा फिर, कार्बन फॉर्म होगा, ठीक है, जिसको आप ब्लैक कार्बन भी बोलते हो, इज फॉर्म्ड, ठीक है, जिसको आप यूज करते हो, जो ब्लैक कार्बन जो फॉर्म होता है उसको आप किस में यूज करते हो, यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ इंक। जो आपकी इंक जो बनती है ना वो ब्लैक कार्बन से बनती है, तो आप इसकी इंक की जो मैन्युफैक्चरिंग करते हो तब आप इस ब्लैक कार्बन का यूज करते हो, ठीक है। जैसे कि रिएक्शन में कराते हैं, ये हमारा हो गया एल्केन, हमने इनसफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाई, ठीक है, डाई ऑक्सीजन, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इनकम्प्लीट कंबशन है, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, कार्बन मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं ब्लैक कार्बन, और दूसरा हमें क्या मिल जाएगा, H2O, ठीक है। सो ये आपकी हो गई इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है। कंप्लीट में आपने क्या करवाया था कि लार्ज अमाउंट में अच्छे से हाई अमाउंट में वो करवाया था आपने, प्रोवाइड करवाया था और आपको क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला और वाटर मिला, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करवाया, इनसफिशिएंट अमाउंट में एयर है जो वो प्रोवाइड करवाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कार्बन ब्लैक जो है वो फॉर्म हुआ और वाटर फॉर्म हुआ। अब आपकी थर्ड आती है कंट्रोल ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होता है, इसमें आपको क्या करना है ना, कंट्रोल वे में आपको क्या करवानी है, रिएक्शन प्रोवाइड करवानी है, कंट्रोल ऑक्सीडेशन, ठीक है। पहले दो में आपने क्या करवाया, एक में लार्ज अमाउंट में आपने प्रोवाइड कराया हाई अमाउंट में, दूसरे में आपने इनसफिशिएंट अमाउंट में प्रोवाइड कराया, और यहाँ पे आप कंट्रोल वे में प्रोवाइड करवाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, जो आपके कैटालिस्ट है ना उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटालिस्ट लोगे, और डिफरेंट डिफरेंट कैटालिस्ट लेने की वजह से आपको क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 प्रोडक्ट मिलेंगे, कौन कौन से मिलेंगे, एक मिलेगा आपको एल्कोहल, दूसरा मिलेगा आपको एल्डिहाइड एंड तीसरा मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, सो देखिए, एल्केन्स ऑन heating with a regulated supply of dioxygen or air at हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। किस पे करवाना आपको, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, पे प्रोवाइड करवाना है, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटालिस्ट, है ना, मैंने आपको बताया था डिफरेंट डिफरेंट कैटालिस्ट लेंगे, तो सुटेबल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हम हमारी रिएक्शन करवाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स, ठीक है। कौन कौन से होंगे वो मैंने आपको अभी बताया था, कौन कौन से होंगे, एक आपका क्या होगा एल्कोहल, एक आपका होगा एल्डिहाइड, एंड थर्ड होगा आपका
कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये 3 जो है प्रोडक्ट आपको फॉर्म होंगे जब आप रिएक्शन करवाओगे, ठीक है। ओके, सो अब हम रिएक्शन ही करवा के देख लेते हैं। ओके, सो पहली रिएक्शन हम करवाते हैं। हमने ये लिया हमारा मीथेन, O2 की प्रेजेंस में हमने हमारी रिएक्शन करवाई, ठीक है। अब मेन क्या है यहाँ पे, कैटालिस्ट। तो यहाँ पे हमने कैटालिस्ट क्या लिया, कॉपर। कॉपर की प्रेजेंस में हम हमारी रिएक्शन करवाएंगे एट हाई टेम्परेचर 523 केल्विन, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे एंड प्रेशर पे, ठीक है। हम हमारी रिएक्शन प्रोसीड करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा एल्कोहल, ठीक है, CH3OH। आपको क्या मिल जाएगा, मीथेनॉल मिल जाएगा। तो एक प्रोडक्ट आपको मिल गया। एल्कोहल कब मिलेगा, जब आप कॉपर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओगे तो आपको एल्कोहल मिल जाएगा। दूसरी हम रिएक्शन करवाते हैं, लेते हैं हमारा मीथेन प्लस में हम क्या करवाएंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारी रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पे अब हम क्या कैटालिस्ट लेंगे, यहाँ पे हम कैटालिस्ट लेंगे CH3COO2Mn, यानी कि मैंगनीज का कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, या फिर आप बोल सकते हो कि मैंगनीज का हमने सोल्ट लिया है, और उसको जब हम हीट करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा। अब आपको कैटालिस्ट देख के समझ में आ रहा है, आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या मिल गया, जब रिएक्शन हुई तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम क्या कहते हैं, इथेनोइक एसिड, ठीक है। और साथ में आपको क्या मिला, वाटर 2H2O, ठीक है। अब आप क्या आती थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन में आप क्या करोगे, ये हमने लिया हमारा एल, गड़बड़ कर दी है ना, CH4 लेके इथेनोइक कैसे बना दिया। हाँ, यहाँ पे जो आप लोगे इथेन लोगे 2CH3 ओके। तो यहाँ पे जो आपके ऑक्सीजन जो लिए ये 3 हो गए, जब बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या लिया, ये मैंगनीज का कार्बोक्सिलिक एसिड या मैंगनीज का हमने सॉल्ट लिया, और हमें क्या मिल गया, इथेनोइक एसिड मिल गया, यानी कि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। ओके, तो हमें मिथेनॉल भी मिल गया, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिल गया। अब हमारा क्या बचता है, हमारा नेक्स्ट बचता है एल्डिहाइड, ठीक है। तो एल्डिहाइड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे हमारा मीथेन एंड इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम हमारी रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, जो हमारा वो कैटलिस्ट है वो हम लेंगे मोलिब्डेनम की ऑक्साइड्स, ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ मोलिब्डेनम, ठीक है। इनको जब हम हीट करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा हमारा एल्डिहाइड HC+OH प्लस वाटर, साथ में हमें वाटर मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका मीथेनॉल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये तीनों प्रोडक्ट जब आप कंट्रोल रिएक्शन करवाओगे डिफरेंट कैटलिस्ट के साथ, ठीक है, तो आपको 3 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। एक आपको होगा एल्कोहल, दूसरा आपको होगा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड तीसरा आपको होगा एल्डिहाइड। सो ये आपकी हो गई कंट्रोल ऑक्सीडेशन। अब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, वो है आइसोमराइजेशन, ठीक है। क्या होती है आइसोमराइजेशन, आप सबने पढ़ा ही होगा पीछे कि मैम आइसोमराइजेशन में तो हमने ये पढ़ा था कि सेम जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है उनकी डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है। हाँ, तो बिल्कुल सही है, आइसोमराइजेशन वही होता है, आइसोमराइजेशन, जिनकी सेम मोलिकुलर फॉर्मूला हो एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, ठीक है। तो ये आइसोमराइजेशन जो है ये आपका केमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। ये क्या करता है, मॉलिक्यूल को ट्रांसफॉर्म कर देता है किसी अनदर मॉलिक्यूल में, ठीक है, विद सेम एटम तो सेम होता है पर उस मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देता है, ठीक है। और उसकी जो अरेंजमेंट्स होती है वो डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो, चलो पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, क्या होता है, आइसोमराइजेशन इज ए केमिकल प्रोसेस, ठीक है। यह आपका एक केमिकल प्रोसेस होता है जो कि ट्रांसफॉर्म करता है दैट ट्रांसफॉर्म ए मॉलिक्यूल इनटू अनदर मॉलिक्यूल with the same एटम बट अरेंजमेंट क्या होगी उसकी, डिफरेंट अरेंजमेंट्स, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मान लो ये है आपके XYZ, ठीक है। अब ये इन मॉलिक्यूल्स को अनदर मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफॉर्म करेगा, एटम्स तो सेम होंगे पर इनकी क्या है अरेंजमेंट्स है ना वो डिफरेंट हो जाएगी। जैसे कि आपका जो Y है वो यहाँ पे आ जाएगा एंड X यहाँ पे एंड Z यहाँ पे, तो इनकी क्या हुई, अरेंजमेंट डिफरेंट हुई ना, एटम तो सेम ही है। तो ये आपका होता है आइसोमराइजेशन, यानी कि जिनका सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, ठीक है। अब जैसे हम एल्केन्स में करा के देखते हैं, आइसोमराइजेशन ऑफ एल्केन्स, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या होगा, हम ना एन एल्केन्स को लेंगे और उनको हीट करवाएंगे किसकी प्रेजेंस में, अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, यानी कि अनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में करवाएंगे, जो कि आपका ड्राई AlCl3 होता है, यानी कि उसमें कोई मॉइस्चर नहीं होता, ठीक है। और जब हम करवाएंगे एंड HCl की प्रेजेंस में भी हम करवाएंगे, AlCl3 और HCl की प्रेजेंस में हम रिएक्शन हमारी करवाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें ब्रांच चेन में एल्केन फॉर्म होगा, ठीक है। क्या है, एन एल्केन को हम लेंगे, एन एल्केन्स, इनको हम हीट करवाएंगे किसकी प्रेजेंस में, अनहाइड्रस AlCl3 और HCl की प्रेजेंस में। जब हम इनको हीट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगी ब्रांच चेन, ब्रांच चेन, एल्केन की ब्रांच चेन हमें मिलेगी, ठीक है। चलो अब एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। जैसे कि हमने एन एल्केन लिया, ठीक है, CH3 CH2 4 CH3, ये आपका हो गया एन हेक्सेन, है ना, 6 कार्बन है। चलो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपली ऐसे नहीं लिखना, 4 CH2 है, CH3 4 बार आप CH2 लिख दो, CH2 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 एंड CH3, ठीक है। सो ये आपका हो गया एन हेक्सेन। इसको आप हीट करवाओगे एंड किसकी प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवाओगे, अनहाइड्रस AlCl3 और HCl की प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ब्रांच चेन में मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे CH3 CH, यहाँ पे आपको एक ब्रांच चेन में मिल जाएगा CH CH2 3। इसको आप जैसे मैंने यहाँ पे खोल के बताया वैसे लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे लिखो अगर आपको समझ नहीं आ रहा। तो ये आपको क्या मिल गया, 1 2 3 4 है ना, तो ये आपका क्या मिल गया, 2 मिथाइल, क्या नाम हो गया, नोमेनक्लेचर पढ़ रखा है ना सबने, तो इसका क्या हो गया, 2 मिथाइल पेंट एन, ठीक है, ये मिल गया। दूसरा आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, दूसरा अरेंजमेंट्स डिफरेंट हो गए ना, जैसे अभी यहाँ पे था, इसकी जो एटम तो सेम है सारे, पर इनकी जो अरेंजमेंट्स है वो अलग अलग कर दी, ठीक है। अब इसमें देख लो, इसमें और अलग तरह से हो जाएगी, CH2 CH CH3 CH2 CH3 हो गए ना आपके 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, हाँ। तो अब यहाँ पे क्या इसका नाम होगा, 3 मिथाइल पेंटेन, थर्ड पोजीशन पे प्रेजेंट है ना इस बार मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो ये आपके क्या है, ब्रांच चेन में आपके जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो गए, इनमें क्या होगा, इनकी जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। सो ये आपकी होती है आइसोमराइजेशन। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। सो नेक्स्ट रिएक्शन हमारी जो आती है वो है एरोमेटाइजेशन। इसका क्या मतलब होता है, अरोमा, ठीक है। जैसे कि हमारे जो साइक्लिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें अल्टरनेट पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, वही होते हैं आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसमें क्या करवाते हैं, हम जब एक केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो जो आपके नॉन एरोमेटिक कंपाउंड या फिर जो एलिसाइक्लिक जो आपके कंपाउंड्स होते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड्स, उनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करवा देते हैं, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में, एक सुटेबल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करवाते हैं एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, ठीक है। तो यही प्रोसेस आपका क्या होता है, एरोमेटाइजेशन, ठीक है। ओके, सो अब देखते हैं, देखिए ए केमिकल रिएक्शन दैट कन्वर्ट नॉन, चलो एलिफेटिक लिख लो नॉन एरोमेटिक की जगह, अच्छे से, एलिफेटिक कंपाउंड्स या फिर हाइड्रोकार्बन्स कन्वर्ट्स into an aromatic हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट, ठीक है, एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये आपका होता है एरोमेटाइजेशन, ठीक है। अब देखिए, अब हम ये तो मैंने आपको समझा दिया क्या करते हैं, जो केमिकल रिएक्शन जब हम करवाएंगे तो हमारे जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं एक सुटेबल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब हम करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिएक्शन करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओपन रिंग ले ली, ठीक है, अब इसको हम एरोमेटिक रिंग में हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हम ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, Cr2O3 की प्रेजेंस में करवा लो या फिर वेनेडियम पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करवा लो। इसको याद रख लो, V2O5 ज़्यादा ईजी रहेगा, और या फिर हम MO2O3 मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में भी करवा सकते हैं एट ए हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो अब हमें क्या ऑब्टेन होगा, हमें एक एरोमेटिक रिंग मिलेगी, ठीक है। क्या मिलेगी, हमें बेंजीन मिल जाएगी, ठीक है। अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। क्लोज चेन हमें मिल गई क्लोज रिंग में, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड, या फिर आप इसके बॉन्ड ऐसे भी लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये आपका हो जाता है एरोमेटाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट आपकी है रिएक्शन विद स्टीम, ठीक है। इसमें क्या करना है, हम एल्केन्स की जो रिएक्शन करवाएंगे वो स्टीम के साथ कराएंगे, रिएक्शन विद
स्टीम। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जो आपका मीथेन है ना वो रिएक्ट करेगा वाटर के साथ यानी कि स्टीम फॉर्म में। ठीक है, और आपको क्या मिलेगा, निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा और आपको क्या मिल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा, साथ में आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, ओके, सो देखते हैं, देखिए मीथेन, ये मैं इसीलिए लिख रही हूँ ताकि आप जब नोट्स बनाओ तो आपको ये लैंग्वेज में मिल जाए, प्रॉब्लम ना हो कि भाई लैंग्वेज क्या लिख के, समझने के साथ साथ आपको नोट्स भी मिल रहे। ठीक है, तो अपने नोटबुक में नोट कर लेना। मीथेन रिएक्ट्स विद स्टीम एट हाई टेम्परेचर 1273 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। ठीक है, किसके प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवा रहे हैं, निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करवा रहे हैं, और हमें क्या मिलेगा फिर, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा एक तो, और दूसरा हमें क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी, डाई हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है, चलो रिएक्शन करवा लेते हैं। अब ये जो आपका जो ये प्रोसेस है ना, ये हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करने की, आपके इंडस्ट्रियल में भी यूज़ की जाती है इस मेथड को, क्योंकि जब हम वो हमारी जो H2 गैस को जब हम प्रिपेयर करवाते हैं तो हम इस मेथड से प्रिपेयर करवाते हैं कि मीथेन को हम रिएक्ट करेंगे वाटर से यानी कि स्टीम फॉर्म में, तो हमें हमारी जो है H2 गैस ऑब्टेन हो जाती है। ठीक है, चलो रिएक्शन देख लेते हैं। ये हमने क्या लिया, हमारा मीथेन लिया और इसको हमने रिएक्ट करवाया स्टीम, है ना, वाटर की स्टीम से, किसकी प्रेजेंस में, निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। जब हम इसको हीट करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक तो हमें मिल जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरी हमें मिल जाएगी H2 गैस। ठीक है, सो ये आपके होते हैं रिएक्शन विद स्टीम। अब हम नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है उस पर आते हैं। ओके, सो जो नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है वो है पायरोलाइसिस। क्या है, पायरोलाइसिस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इज डिफाइन एज the conversion of a compound into small fragments। क्या मतलब हुआ, जो आपका जो कंपाउंड होगा ना उसको स्मॉल फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, ये कैसे करेगी, इन द एब्सेंस ऑफ, प्रेजेंस में नहीं करेगी, एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, एयर के एब्सेंस में ये जो रिएक्शन है, जो आपके कंपाउंड्स होंगे उनको स्मॉल फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ हीट। ठीक है, इसको हम कहते हैं इज कॉल्ड पायरोलाइसिस, या फिर हम इसको कह देते हैं क्रैकिंग भी। ठीक है, चलो रिएक्शन के थ्रू देख लेते हैं, इसको हटाना पड़ेगा। जैसे कि C6H14, तो ये आपका क्या हो गया, हेक्सेन, हेक्सेन है ना, 14 हाइड्रोजन। ठीक है, ये हेक्सेन हो गया। 773 केल्विन टेम्परेचर की प्रेजेंस में जब हम ये रिएक्शन करवाएंगे तो हमें ये जो कंपाउंड है ये अलग स्मॉल फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्टली ये क्या होगा, फर्स्टली आपका ये है C6H12 हेक्सेन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और साथ में आपको क्या मिलेगा, H2। ठीक है, हेक्सेन डबल बॉन्ड है ना। सेकंड में आपका क्या होगा, ये C4H8, 4 कार्बन ब्यूट और हाइड्रोजन 8 है तो यहाँ पे ब्यूटीन, प्लस में C2H6 इथेन। ठीक है, सेकंड फ्रेगमेंट में आपको ये मिलेंगे, और थर्ड में आपको क्या मिलेगा, C3H6, 3 कार्बन है 6 हाइड्रोजन है, क्या हुआ ये प्रोपीन, प्लस में एक आपको मिलेगा इथीन एंड एक आपको यहाँ पे मिलेगा मीथेन। ठीक है, सो ये आपके होते हैं पायरोलाइसिस रिएक्शन। अब आपके आते हैं कन्फर्मेशन। ठीक है, तो ये आपकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, इनमें जो जो रिएक्शंस थी वो मैंने आपको करवा दी है। अब आपके आते हैं कन्फर्मेशंस। यहाँ पे क्या होता है, जो अरेंजमेंट्स होता है एटम्स का वो स्पेशियल अरेंजमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं वन अनदर में। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसके बीच में जब रोटेशन होगा तो वो क्या होंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ओके, देखिए द स्पेशियल अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स which can be converted into वन अनदर, कैसे होंगे, बाई रोटेशन ऑफ या फिर रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, उसको हम कहते हैं कन्फर्मेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, जो आपके जो एटम्स है ना वो मॉडिफाई हो जाएंगे, फिर कन्वर्ट हो जाएंगे किसी डिफरेंट स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो वो होते हैं आपके कन्फर्मेशन। कब जो कार्बन कार्बन के जो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में जब रोटेशन हो गए तो आपके जो एटम्स है वो मॉडिफाई हो जाएंगे डिफरेंट किसी स्ट्रक्चर में। ठीक है, यहाँ
पे आपके एक और चीज़ आती है, वो क्या है, एल्केन्स कैन thus have infinite number of conformations by क्या, जब रोटेशन होगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच में, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशन आपको फॉर्म होंगे रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है। डिफरेंट अरेंजमेंट्स में आपके जो है ऑप्टेन होंगे। अब यहाँ पे जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, कन्फर्मेशन ऑफ इथेन्स करते हैं, ठीक है, कन्फर्मेशन ऑफ इथेन, ठीक है, C2H6। अब यहाँ पे आपके पास ना दो चीज़ आती है, एक आपका आता है इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, है ना, दूसरा आपका आता है स्टैगर्ड, जिसमें आप लोग मोस्टली कंफ्यूज ही हुए रहते हो। देखो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको कैसे याद करना है, इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन वो होता है जहाँ पे जो आपके हाइड्रोजन एटम है ना वो पास पास प्रेजेंट हो, ठीक है, बिल्कुल क्लोजली प्रेजेंट हो एक दूसरे के, वो होता है आपका इक्लिप्स्ड, ठीक है। और स्टैगर्ड में क्या होगा, जो आपके हाइड्रोजन एटम है ना वो दूर दूर प्रेजेंट होंगे, जैसे कि एक यहाँ पे प्रेजेंट है, दूसरा यहाँ पे, तो जो आपके हाइड्रोजन एटम दूर दूर प्रेजेंट होंगे वो आपकी हो जाएगी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। ओके, सो इसका हम वो लिख लेते हैं डेफिनेशन। इक्लिप्स क्या होता है, हाइड्रोजन एटम्स आर क्लोज टुगेदर, यानी कि पास पास में प्रेजेंट है, एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो उसके उतना पास में प्रेजेंट हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, ठीक है। अब आता है हमारा स्टैगर्ड। इसमें क्या है, जो आपके हाइड्रोजन एटम्स हैं, हाइड्रोजन एटम्स आर एज फार अपार्ट एज पॉसिबल, जितना वो दूर हो सकते, जितना पॉसिबल है उतने दूर दूर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, वो आपके हो जाते हैं स्टैगर्ड। और अब इनके बीच में एक तो पास में प्रेजेंट है वो इक्लिप्स्ड हो गए, दूर प्रेजेंट है वो स्टैगर्ड हो गए। अब इनके बीच में जो इंटरमीडिएट कन्फर्मेशन जो आते हैं उनको आप बोलते हैं स्क्यू कन्फर्मेशन, ठीक है, जिनमें ना कोई बॉन्ड लेंथ चेंज होती है ना कोई बॉन्ड एंगल चेंज होता है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको समझाती हूँ, स्टैगर्ड और उसकी इक्लिप्स्ड की हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। अब इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो 2 वेज में होती है, एक हम करते हैं सोहर्स प्रोजेक्शन, दूसरा हम करते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वेज में इनकी जो है रिप्रेजेंटेशन होती है। अब सोहर्स में हम कैसे करते हैं, जैसे कि लाइक आपका एक कार्बन इक्लिप्स में मैंने क्या कहा था आपको कि आपके जो हाइड्रोजन है ना वो पास पास प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी हो गई, इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। अब यहाँ पे ना आप कंफ्यूज बहुत होते हो, अच्छा चलो इनको सबको हटा के फिर मैं बताते हैं, दिख नहीं रहा ना, हम पहले कर रहे हैं सोहर्स कन्फर्मेशन प्रोजेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली आपको अगर वैसे याद ना हो कि भाई पास पास प्रेजेंट करेंगे, अब क्या करते हैं ना बच्चे जब इसकी जो वो करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं जब, तो अक्सर गलत करते हैं। तो आप सिंपली कैसे याद रखना कि जो आपके इक्लिप्स्ड जो कन्फर्मेशन होगी उसमें आपको 2 वाई सीधे लगाने हैं, कैसे 2 वाई बना दो आप सिंपली, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। इसमें क्या है, जो आपके हाइड्रोजन है ना वो पास पास प्रेजेंट है, ठीक है, ये हो गई आपकी इक्लिप्स्ड। और स्टैगर्ड में आपको एक वाई सीधा करना, एक वाई उल्टा लगा दो सिंपली, ये एक ट्रिक है, आप ना फिर कभी गलत नहीं करोगे। तो एक वाई आपको क्या करना है, सीधा बना देना, और एक वाई आपको उल्टा बना देना। इसमें क्या है, मैंने बताया था आपके जो हाइड्रोजन्स है वो दूर दूर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सो ये आपकी हो गई स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, ठीक है। इक्लिप्स्ड में आपको सिंपली 2 सीधे वाई लगाने हैं, और इसमें स्टैगर्ड में आपको एक सीधा वाई एक उल्टा अपोजिट में कर दें, तो वो आपकी हो जाती है सोहर्स प्रोजेक्शन। अब देखिए मैं आपको समझाती हूँ, ओके पेन ले लेती हूँ। जैसे कि ये आपका ये कार्बन है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये हो गया एक, और दिख रहा है, तो ये आपका क्या हो गया कार्बन, ठीक है। यहाँ पे आपके 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 और ये नीचे हो गए, ठीक है। तो ये क्या है, पास पास प्रेजेंट है, ये आपकी क्या हो गई, इक्लिप्स्ड हो गई, दिख रहा है ना अच्छे से। और जब आप स्टैगर्ड करोगे तो इसमें आपको क्या करना है, जो आपके हाइड्रोजन है ना वो दूर दूर चल जाएंगे, तो ये 2 हाइड्रोजन आपके ये दूर हो गए, ठीक है। तो स्टैगर्ड में आपके पास ऐसे प्रेजेंट हो जाएंगे,
ठीक है। तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, स्टैगर्ड, और वो पहले जो मैंने बताई थी वो आपकी हो जाएगी इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम ये तो हमने देख लिया सोहर्स प्रोजेक्शन में। अब हम देखते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इनको। न्यूमैन प्रोजेक्शन में कुछ भी नहीं, सिंपली क्या कहा था न्यूमैन ने, कहा था कि जो पहला कार्बन जो है ना उसको आप डॉट से प्रेजेंट कर दो और दूसरे कार्बन को पीछे की साइड सर्कल से प्रेजेंट कर दो, ठीक है। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, 3 हाइड्रोजन हम इसके लगा दिया और इसके साइड में पीछे वाले सर्कल के हम एक एक हाइड्रोजन लगा देंगे, है ना। इसमें भी क्या किया हमने, जैसे उसमें बताया था वैसे ही कर लो, सेम तरह से हमने वाई बना दिया इसमें भी। ये आपकी कौन सी है, ये आपकी हो गई इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, ठीक है। अब आप देखो स्टैगर्ड में, स्टैगर्ड में आपको क्या करना है, ये आपने कार्बन बनाया, ये आपने पीछे दूसरा कार्बन बनाया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया आपने, ठीक है। और यहाँ पे सेम मैंने जो बताया था वही ट्रिक, यहाँ पे उल्टा वाई बना दो, एक सीधा वाई बना दो और ये हाइड्रोजन लगा दो, तो ये आपकी हो गई स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, ठीक है। सो ये आपका था ऑल अबाउट कन्फर्मेशन के बारे में। तो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली है। सो ये हमारे यहाँ पे खत्म होती है। कन्फर्मेशन के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, आपको एक ट्रिक भी दे दी है। आप जब कंफ्यूज होते हैं तो इक्लिप्स्ड वाले पास पास में प्रेजेंट होते हैं, स्टैगर्ड वाले दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। इक्लिप्स्ड वाले में जब आप रिप्रेजेंट करो तो 2 सीधे वाई बना देना और स्टैगर्ड में आपको एक वाई उल्टा करना है, ठीक है, अपोजिट में कर देना। तो सिंपली आपकी स्ट्रक्चर आपको याद भी हो जाएगी, आप कंफ्यूज भी नहीं होगे। सो ये आपके हो गए ऑल अबाउट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कन्फर्मेशन। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे एल्कीन्स, ठीक है। एल्कीन्स क्या होती है, क्या उसकी प्रिपरेशन है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज है। ओके, सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।